एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। बहुत लेट हो गया है, मैं जानती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल एन के कौसर ऑडियो स्टोरी में स्वागत है। मैं ये रिकॉर्डिंग बेहद हड़बड़ी में कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइक चार्ज नहीं है और मैं बहुत तेज़ी में बोल रही हूँ। इसी वजह से प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं 1 तारीख को अगला एपिसोड यानी एपिसोड 13 अपलोड करूँगी, पर नहीं कर पाई थी। फिर मैंने दूसरी बार आपसे वादा किया था कि 5 तारीख को मैं अपलोड कर दूँगी, पर उस दिन भी मैं नहीं कर पाई थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। पर मैं आप सभी से बेहद और बेहद ज़्यादा नाराज़ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने चैनल को भी क्विट करना चाहती थी, बट मेरी मामी जो मेरी स्टोरी सुनती हैं, उन्होंने मुझे बहुत डाँटा है क्योंकि वो भी मेरी स्टोरी सुनती हैं। उन्होंने कहा है कि बीच में ऐसे स्टोरी मत सुनो, यानी बीच में स्टोरी मत छोड़ो। अगर तुम छोड़ोगी तो हम तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे। वो भी मेरी सारी स्टोरी सुनती हैं, उनका भी पॉकेट नॉवल फ़ेवरेट है। वो भी बहुत सारी जैसे कि प्रतिलिपि एफ़एम, पॉकेट नॉवल, कुकू एफ़एम पे स्टोरी सुनती हैं और बहुत सारे यूट्यूबर जो इस टाइप के वीडियो बनाते हैं, उनकी भी स्टोरी सुनती हैं। मैं इस वजह से अपने स्टोरी डालना बंद करने वाली थी क्योंकि मैंने जैसे बोला था आप लोगों को कि मैं 1 तारीख को वीडियो अपलोड करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर में से किसी एक का डेथ हो गया था। मेरी अपनी फैमिली नहीं थी, मेरी नानी की बहन थी वो, तो मेरे पड़ोसी लगी। इस वजह से हमको 1 तारीख को उन्हीं के घर जाना पड़ा। इसी वजह से पूरा दिन मैं 3 दिन तक तो उन्हीं के घर पे रही थी। फिर मैंने आपको नोटिस पोस्ट भी किया था कि मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी अगला चैप्टर, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये पूरा मंथ ही मेरा वहीं गुज़र रहा है। मैं अभी तक उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर पे लिख रही हूँ। देख सकते हैं आप कि माइक में बेहद ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। हम इस वक़्त छत पे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। पर मैं आप लोगों से इस वजह से नाराज़ हूँ क्योंकि बहुत बुरे-बुरे कमेंट हमको मिले हैं इस बार कि आप बहाने मत बनाया करिए, आप हमेशा झूठ बोलती हैं। ऐसा कौन इंसान होगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कि जो किसी के डेथ के बारे में झूठ बोले? ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बहाने मत बनाइएगा, जब आपको होगा आप अपलोड कर दीजिएगा। बहुत उससे ज़्यादा हमको एक कमेंट हमेशा आता है, हमको एक चीज़ समझ ही नहीं आता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो को हिंदी में डालती हूँ। यूट्यूब का नया फीचर है ये कि वो खुद से ही हिंदी वीडियो को इंग्लिश में अपलोड कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारी वीडियो पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए इंग्लिश में। इंग्लिश सब जगह का लैंग्वेज है, इस वजह से इंग्लिश में कन्वर्ट खुद ब खुद हो जाता है। यहाँ तक कि सेटिंग में आप जाके उसे वापस हिंदी ऑडियो में चेंज कर सकते हैं, पर आप लोग में से बहुत सारे लोग ये बात समझते ही नहीं है। और एक कमेंट में के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसमें वो कह रही थी कि मैं अंग्रेज़ की औलाद नहीं हूँ जो मैं आपकी वीडियो अंग्रेज़ी में देखूँ, आप ही होंगी अंग्रेज़ की औलाद, आप ही बस अपना सुनिए। और अगर आप हिंदी में नहीं डालिएगा तो मैं आपके चैनल पर देखती हूँ कैसे व्यूज़ आते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखते हैं वीडियोज़ आपका, तो मैं उनको भी मना कर दूँगी देखने के लिए। मैंने खुद से नहीं ना डाला है, वो यूट्यूब कर रहा है। मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ एक लास्ट टाइम कि हिंदी से आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे ऑडियो चेंज करना है। जैसे कि आप मेरी वीडियो जैसे खोलते हैं तो इंग्लिश वॉइस आता है, तो बगल में एक सेटिंग का लोगो होगा, एक सेटिंग का लोगो होगा। मैं फ़ोटो भी अपलोड कर रही हूँ, उस पे जाकर क्लिक करिएगा। चौथे नंबर पे आपको ऑडियो ऑडियो ट्रैक नाम का एक आइकन खुलेगा। उससे पहले भी आपको रुक जाइए, क्या है? क्वालिटी दिखता है, स्पीड दिखता है, कैप्शन दिखता है, उसके बाद ऑडियो ट्रैक दिखता है, चौथे नंबर पे आता है। उस पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे लैंग्वेज आपका आएगा कि आप किसमें, आप हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक करिएगा और इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश पे क्लिक करिएगा। आपका ऑडियो चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगी, बट मैं अभी 1 महीने तक यहीं रहूँगी क्योंकि 1 महीने तक हम लोग के यहाँ चालसी होता है। 40 दिन के बाद फिर यहाँ हम लोगों का फिर गैदरिंग होता है, फिर गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाता है। इस वजह से हम लोग चालसी बनाएँगे, उसके बाद ही हम लोग अपने घर जा पाएँगे। मैं 1 से 3 तारीख तक अपलोड कर सकती थी वीडियो, 5 तारीख तक, बट मैं इस वजह से नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोगों के घर पे 5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। मतलब कि हम लोग के घर पे खाना नहीं बनता है, तो हमको अपने घर से खाना बनाकर लेके जाके हमको पहुँचाना पड़ता था उनके घर। मतलब कि एटलीस्ट 5 किलोमीटर दूर हमें स्कूटी से जाके उनके घर खाना पहुँचाना पड़ता था क्योंकि उनके घर में 5 डेज़ तक कोई फूड नहीं बन सकता है, इसी वजह से। इसीलिए वजह से मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इस बार भी बहुत लेट कर दिया है, और ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ सितंबर मंथ से बिल्कुल बेहद ही ज़्यादा खराब चल रही है। आई हेट माय लाइफ़। और सबसे ज़्यादा मुझे डर 2 मंथ से लगता है, दिसंबर और जनवरी। हर दिसंबर और जनवरी में मेरे यहाँ किसी न किसी फैमिली मेंबर का डेथ ज़रूर होता है। 2019 में स्टार्टिंग हुआ था, तो 2019 में मेरे अंकल यानी कि मेरी खाला के हस्बैंड का डेथ हो गया था। फिर 2020 में मेरे नाना का हो गया था। फिर 2021 में ये मेरी खाला के दादा का हो गया था। सॉरी, मेरे खाला के दादा नहीं, मेरे खाला के बेटे के दादा का डेथ हो गया था, यानी कि मेरे खाला के ससुर का। हर बार किसी न किसी का डेथ होता ही है, और मुझे ये दोनों मंथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं आपसे प्लीज़ एक विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रे करिएगा कि अगला साल मेरा अच्छा जाए और किसी की भी मेरे फैमिली मेंबर में से डेथ नहीं हो। मुझे बहुत डर लगता है इस 2 महीनों से, और प्लीज़ बुरे कमेंट्स मत करिएगा, मुझे बहुत बुरा लगता है।
मैंने तो बहुत सारे कमेंट अभी बताए भी नहीं है आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि मैं सारी बातें झूठ बोल रही हूँ, मैं उन कमेंट्स को भी लगा दूँगी पिक्चर में, आप देख सकते हैं कि वो लोग क्या लिखे हैं। पर बहुत सारे स्वीट कमेंट भी आते हैं कि मैम आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। इसीलिए मैं अपने चैनल बंद नहीं करने वाली हूँ और मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, लगभग 8 मिनट तक, और आप लोग को पसंद भी नहीं आएगा क्योंकि स्टोरी नहीं मैं बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छा, आप लोग एन्जॉय करिए स्टोरी। अब डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा, उसके बाद आपका स्टोरी आ जाएगा। मेरी वॉइस में नहीं, एआई वॉइस ही में आएगा। बाय। एपिसोड 13 माफिया साइलेंट ऑब्सेशन। एपिसोड 12 रिकैप। कहानी में अब तक शेखावत मेंशन की वह रात खुशियों की जगह राजों के धमाकों से गूंज उठी, जब मुंह दिखाई की रस्म के दौरान घूंघट उठते ही सबके सामने अनुष्का की जगह तारा का चेहरा आया। पूरे परिवार के उड़ते होश और दोस्तों के सवालों के बीच तेज बुखार और पैनिक अटैक से जूझ रही बेसुध तारा को लेकर रुद्र अपने कमरे की ओर भागा, जहां उसने उमामा की कसम के आगे मजबूर होकर एक अधूरा सच बुना कि अनुष्का के मंडप से भागने के बाद उसने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इस अनाथ लड़की से शादी की है। उमामा ने भले ही तारा की मासूमियत देखकर उसे स्वीकार कर लिया, पर फूलों से सजी वह सेज मिलन की गवाह बनने के बजाय तारा के दर्द और सिद्धार्थ के अनकहे शक की गवाह बन गई। अब जबकि तारा रेशमी लिबास में तपते बदन के साथ मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है, रुद्र का शावर के नीचे खड़ा वजूद उन अंधेरे स्विचों को दबाने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी वक्त एक नया तूफान ला सकते हैं। दिलफायर अब आगे। एपिसोड 13 कातिल निगाहें सुलगती सांसें। शहनाई की गूंज अब एक ठंडी और डरावनी खामोश में तब्दील हो चुकी थी। घूंघट उठाने से लेकर सभी को तारा की अधूरी सच्चाई जान तक सारी बटेन पता हो चुकी थी, और इस वक्त तारा रुद्र के कमरे में बेहोशी के हालत में उसे सुहागरात के बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। सिद्धार्थ कमरे से बाहर जा चुका था और कमरे में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, बिस्तर पर बेसुध पड़ी तारा की तेज और उखड़ी हुई सांसें। फूलों से सजी वह सेज जो मिलन का उत्सव होनी चाहिए थी, आज एक बेगुनाह के दर्द और एक माफिया के गुरूर की भेंट चढ़ चुकी थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। शावर के ठंडे पानी ने रुद्र के जिस्म की आग तो शांत नहीं की थी, पर उसके दिमाग को और भी शातिर बना दिया था। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वह किसी अंधेरे के साए जैसा लग रहा था। उसके गीले बाल माथे पर बिखरे थे, जिनसे टपकती बूंदें उसके सख्त चेहरे पर फिसल रही थीं। जैसे ही उसकी नज़र अकेले कमरे में लेटी तारा पर पड़ी, रुद्र के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखों में एक डार्क ऑरा था, एक ऐसी चमक जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वह अपनी मुट्ठियां भींचे हुए उसे एकटक तारा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा किस बात पर है, अपनी माँ से झूठ बोलने की बेबसी पर, या फिर उस लड़की पर जिसे उसने नफरत की आग में झोंकने के लिए अपनी बीवी का नाम दे दिया था। तारा उस वक्त फूलों के बीच ऐसी लग रही थी जैसे किसी दरिंदे के चंगुल में फंसी कोई मासूम परी। पर रुद्र के दिल में रहम का कोई कोना नहीं था। उसकी नज़रों में सिर्फ और छिपी हुई दरिंदगी और नफरत थी। खट खट, दरवाजे पर हुई दस्तक ने रुद्र के ख्यालों के सिलसिले को तोड़ा। उसने भारी कदमों से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने सिद्धार्थ और एक महिला डॉक्टर खड़ी थी। रुद्र के चेहरे की सख्ती देखकर डॉक्टर ने अपनी नज़रें झुका लीं। रुद्र बिना कुछ बोले पीछे हट गया, मानो अपने इलाके में किसी शिकार को दाखिल होने की अनुमति दे रहा हो। सिद्धार्थ अंदर आया और डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए सपाट लहजे में बोला, इसका फुल ब्लड टेस्ट चाहिए, और मुझे ये रिपोर्ट्स कल सुबह तक किसी भी हाल में चाहिए। खासकर ये पता लगाओ कि इसके शरीर पर ये लाल निशान किस चीज़ के हैं। डॉक्टर ने कांपते हाथों से तारा का मुआयना करना शुरू किया। कमरे में मौजूद दो ताकतवर मर्दों का दबाव साफ महसूस किया जा सकता था। एक तरफ रुद्र शेखावत, जिसकी क्रूरता के किस्से पूरे देश में मशहूर थे, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ, जो दुनिया के लिए एक टॉप न्यूरोसर्जन था लेकिन अपने काम और स्टाफ के लिए उतना ही बेरहम और परफेक्शनिस्ट। डॉक्टर ने डरते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। सर, मुझे लगता है कि यह किसी बहुत ही हाई डोज मेडिसिन का रिएक्शन है। शायद ये काफ़ी दिनों से इसे ले रही हैं। स्ट्रेस और बुखार ने हालत और बिगाड़ दी है। मैं सैंपल ले रही हूँ। उसने तारा के हाथों से खून का नमूना लिया। उसके हाथ थरथरा रहे थे। वह जानती थी कि अगर एक भी चूक हुई तो इन दोनों में से कोई भी उसे बख्शेगा नहीं। अपना काम खत्म करते ही वह डॉक्टर लगभग भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ तीन वजूद थे, अंधेरे का राजा रुद्र, उसका वफादार दोस्त सिद्धार्थ और मौत व जिंदगी के बीच झूलती तारा। रुद्र ने अपनी भारी और डार्क वॉइस में सन्नाटा चीरा, अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए सिद्धार्थ, जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ ने पलक झपकाए। वह रुद्र का जिगरी यार था। वह जानता था कि इस वक्त रुद्र के दिमाग का पारा 7वें आसमान पर है। वह उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, पर रुद्र की जिद के आगे झुकना उसकी मजबूरी थी। तभी सिद्धार्थ रुद्र से कहता है, तारा को बुखार का इंजेक्शन देना होगा। अभी 20 मिनट बाकी हैं, मैं वो देकर चला जाऊंगा, सिद्धार्थ ने जोर देते हुए कहा। रुद्र की आंखें सुलग उठीं। उसने सिद्धार्थ की आंखों में झांकते हुए कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा
आई सेड गेट लॉस्ट इंजेक्शन मैं दे दूंगा। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब बहस करना बेकार है। उसने जाते जाते मुड़कर कहा, ठीक है, 20 मिनट बाद इसे इंजेक्शन दे देना। और अगर बुखार कम न हो तो स्टाफ को बुलाकर ठंडी पट्टियां करवाना। मुझे यकीन है कि या तो किसी ने इसे ज़बरदस्ती दवा दी है या इसने खुद। खैर, अपना ख्याल रखना। सिद्धार्थ की नज़र एक आखिरी बार बेसुध तारा पर पड़ी और फिर वह कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरा बंद था, बाहर दुनिया सो रही थी, पर इस कमरे के अंदर एक नया तूफान जन्म ले रहा था। रुद्र धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसकी परछाई तारा के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। रुद्र बुदबुदाते हुए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आई एम सॉरी, तुम्हें यह बात पता है कि यह वर्ड मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है। मुझे पता है कि तुम मेरे रास्ते में जानबूझकर नहीं आई, पर मुझे औरतों से नफरत है। वह किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटती। मैं तुम पर भी विश्वास नहीं कर सकता। रुद्र एक डार्क स्माइल और डार्क ऑरा एक के साथ कहता है। तारा, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। मेरा गुस्सा, मेरी नफरत, सब कुछ। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सुकून देने वाली नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाली थी, एक डार्क ऑरा वाली मुस्कान। वह अपने दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले पत्थर की मूरत बना उस बिस्तर के पास खड़ा था जहां तारा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उसके वजूद की परछाई तारा के चेहरे को ढक रही थी, मानो वह उस मासूम परी को अपने अंधेरे साए में कैद कर चुका हो। तभी उसकी जेब में रखे मोबाइल की थरथराहट ने सन्नाटे को तोड़ा। रुद्र ने फोन निकाला। स्क्रीन पर उसके वफादार असिस्टेंट विनय का नाम चमक रहा था। वह धीमे कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ गया। बाहर रात का सन्नाटा गहरा था। रुद्र के एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे में एक सुलगती हुई सिगार। उसने एक लंबा कश भरा और धुएं के गुबार के बीच अपनी भारी और डरावनी आवाज में पूछा, क्या हुआ? अनुष्का का पता लगा? विनय की आवाज दूसरी तरफ से कांप रही थी। जी सर, अनुष्का रायचंद का पता चल गया है। वह इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ इजिप्ट में है। होटल ब्लू डायमंड, रूम नंबर 203। रुद्र की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने सिगार का धुआं छोड़ते हुए सवाल किया, पता चला कि वो मंडप छोड़कर क्यों भागी थी? विनय ने हकलाते हुए जवाब दिया, यस सर। अनुष्का आपसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। उसने संगीत वाली रात को ही सारा प्लान बना लिया था। उसे लगा कि अगर यह शादी एन वक्त पर टूट गई तो आप घुटनों पर आ जाएंगे और आपके बिजनेस को करोड़ों का नुकसान होगा। वह आपको बर्बाद होते देखना चाहती थी। ये सुनकर रुद्र के गले से एक सर्द हंसी निकली। तो क्या उसे लगता है कि वह मेरी इज्जत को इस तरह उछलने की कोशिश करेगी और मैं उसे छोड़ दूंगा? दिलचस्प। रुद्र के लहजे में कोई मजाकिया लहजा नहीं बल्कि एक शिकारी वाली फुर्ती थी। उसने आगे कहा, कोई बात नहीं, अभी उन्हें अपनी झूठी आज़ादी के मजे लेने दो। शिकारी को शिकार करने का असली मजा तब आता है जब शिकार को लगे कि शिकारी उसके पीछे है ही नहीं। उन्हें जीने दो अभी, लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद वो दोनों मुझे मेरे डार्क मैंशन के गोदाम में चाहिए। उनकी सांसों का हिसाब मैं अपने हाथों से करूंगा। तब तक माँ भी वापस पंजाब चली जाएंगी। विनय ने सहमते हुए कहा, जी सर, जैसा आप चाहें। रुद्र ने फोन काट दिया और उसे बेपरवाही से बालकनी के सोफे पर फेंक दिया। उसने बालकनी की रेलिंग पर अपना हाथ टिकाया और सिगार के कश लेते हुए सामने देखने लगा। पर जैसे ही उसकी नज़र आसमान पर पड़ी, उसके चेहरे की वह शैतानी मुस्कुराहट गायब हो गई। आज पूरा चांद था, सफ़ेद और चमकदार। रुद्र को याद आया कि ठीक पिछले महीने इसी रेलिंग के सामने 7th क्वार्टर में उसने पहली बार तारा की परछाई देखी थी। तब वह उसके लिए एक अजनबी थी, एक ऐसा चेहरा जो अंधेरे में ओझल हो गया था। और आज दूसरे महीने के उसी पूरे चांद की रोशनी में वही तारा उसके कमरे में उसकी पत्नी बनकर लेटी थी। वह एकटक उस चांद और बालकनी के उस कोने को देखता रहा जहां तारा कभी खड़ी थी। किस्मत का खेल भी कितना अजीब था। वक्त इन दोनों को इतनी बेरहमी और इतनी तेजी से एक दूसरे के करीब ला रहा था कि खुद रुद्र को भी अंदाजा नहीं था कि यह मिलन तबाही लाएगा या कोई नया मोड़। बालकनी में खड़े खड़े रुद्र को आधा घंटा बीत चुका था। सिगार का धुआं और रात की ठंडी हवा भी उसके दिमाग की उथल पुथल को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद धीमी, मीठी और दर्द से भरी आवाज उसके कानों से टकराए। वह किसी के कराहने की आवाज थी, जैसे कोई गहरी तकलीफ में फुसफुसा रहा हो। रुद्र इस आवाज की तड़प को पहचानता था। वह तेजी से बालकनी से अपने कमरे के अंदर आया। उसने देखा कि बिस्तर पर लेटी तारा बेहोशी की हालत में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रुद्र धीमे और भारी कदमों से उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। तारा की बंद आंखों के कोनों से लगातार आंसू बह रहे थे जो उसके गोरे गालों को भिगो रहे थे। वह शायद किसी खौफनाक सपने की गिरफ्त में थी। रुद्र ने झुककर अपने कान उसके होठों के करीब किए ताकि सुन सके कि वह क्या कह रही है। तभी उसके कानों में तारा की सिसकती हुई आवाज पड़ी, मम्मी, मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ हेल्प मम्मी। रुद्र की गहरी नज़रें तारा के चेहरे पर टिक गईं।
उसने गौर किया कि तारा दर्द के मारे कंबल के अंदर अपने पैरों को सिकोड़ रही थी। उसकी रूह तक कांप रही थी। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न हमदर्दी। वह एक पत्थर की मूरत की तरह उसे देख रहा था, जैसे उसके अंदर की संवेदनाएं मर चुकी हों। उसने अपना हाथ बढ़ाकर तारा के माथे को छुआ। बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। उसका जिस्म अब भी आग की भट्टी की तरह तप रहा था। रुद्र बिना कुछ बोले उसी बिस्तर के किनारे बैठ गया। साइड टेबल पर वही इंजेक्शन रखा था जिसे सिद्धार्थ छोड़ गया था। रुद्र ने कुशलता से वह इंजेक्शन उठाया और तारा के बाजू पर लगा दिया। सुई के चुभते ही तारा के माथे पर सिलवटें आ गईं और उसने अपनी सिसकियां और तेज कर दीं। उसे शायद उस दर्द का हल्का एहसास हुआ था। वह फिर से बुदबुदाई, मम्मी, क्या आप मेरे पास हो? इंजेक्शन देने के बाद रुद्र ने उसे डस्टबिन में डाल दिया। उसका एक हाथ अभी भी बिस्तर पर टिका था। अपनी माँ को सपने में ढूंढती हुई तारा ने असल जिंदगी में अचानक रुद्र का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी बेबसी थी। वह फिर से टूटी हुई आवाज़ में बोली, मम्मी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैं आपको अपने दर्द के बारे में भी नहीं बताऊंगी। प्लीज़ आप मेरे पास आ जाओ। तारा अभी भी दर्द के मारे अपने पैरों को बिस्तर पर रगड़ रही थी। न जाने उस पल रुद्र के पत्थर दिल में क्या हुआ। उसके चेहरे से वह कठोर और बेरुखा भाव अचानक ओझल हो गया। वह शायद उसे इस बेतहाशा दर्द में और नहीं देख पा रहा था। वह बिस्तर के निचले हिस्से की तरफ बढ़ा और कंबल के ऊपर से ही अपने भारी और घबराए हुए हाथों से तारा के पैरों को दबाने लगा। जैसे ही रुद्र के मजबूत हाथों का दबाव तारा के पैरों को मिला, उसकी तड़प धीरे धीरे कम होने लगी और वह शांत पड़ गई। शायद उसके पैरों की नसों में उठा वो दर्द अब थम रहा था। रात के 3 बज रहे थे और रुद्र, जो पिछले 5 दिनों से एक पल के लिए भी नहीं सोया था, उसकी थकान अब जवाब दे रही थी। वह अगले आधे घंटे तक बिना रुके, बिना किसी भाव के तारा के पैर दबाता रहा। और फिर आधी रात के उस सन्नाटे में वह तारा के पैरों को थामे हुए ही गहरी नींद की आगोश में समा गया। उस आलीशान कमरे का नज़ारा आज बदल चुका था। कल तक जहां सिर्फ एक खूंखार और बेरहम राजा रुद्र राज करता था, आज वहां एक मासूम सी कली के पैरों में वह राजा बेबस होकर सोया पड़ा था। वन अगली सुबह की सुनहरी किरणें शेखावत मैंशन के भारी पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुईं। रात की उस अफरा-तफरी के बाद आज पूरा घर देर से जागा था। सुबह के 10 बज चुके थे। पूरा परिवार नीचे नाश्ते की मेज पर जमा हो चुका था, लेकिन रुद्र के कमरे में अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रुद्र की नींद अचानक खुली। जैसे ही उसकी चेतना वापस आए, वह ये देखकर दंग रह गया कि वह रात भर तारा के पैरों को थामे हुए सो गया था। वह, जिसे किसी का छूना तक पसंद नहीं था, आज एक अजनबी लड़की के कदमों में सोया था। रुद्र ने झटके से अपना हाथ हटाया और बिस्तर पर संभल कर बैठ गया। उसने एक चोर नज़र तारा पर डाली। डर इस बात का था कि कहीं तारा ने उसे इस हालत में देख तो नहीं लिया। पर तारा अभी भी अपनी गहरी और शांत नींद में थी। उसका चेहरा अब पहले से बेहतर लग रहा था। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। बुखार का वो उबाल अब शांत था, पर बदन में अभी भी हल्की तपिश बाकी थी। ये जानकर कि वह खतरे से बाहर है, रुद्र ने राहत की सांस ली और बेड से नीचे उतर गया। वक्त 10:30 हो चुका था। उसके जिम जाने का वक्त निकल चुका था। वह बिना देर किए शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद रुद्र शावर लेकर बाहर आया। वह अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक फॉर्मल पैंट, ऊपर से ब्लैक ब्लेजर और कलाई पर चमकती महंगी रोलेक्स घड़ी। वह अपने पूरे बिजनेस टाइकून अवतार में था। जैसे ही वह ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। तारा धीरे धीरे अपनी पलकें झपका रही थी। रोशनी की वजह से शायद उसे सब धुंधला दिख रहा था। वह बार बार अपनी आंखें मलती और फिर खोलती। जैसे ही उसे होश आया, वह घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी। कमरे की भव्यता और खुद के शरीर पर मौजूद उन रेशमी कपड़ों अनुष्काज नाइटी को देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। रुद्र को अपने सामने खड़ा देख तारा हकलाने लगी, मैं ये सब, मेरे कपड़े कहाँ गए? उसकी आवाज़ में एक अनकहा डर था। रुद्र ने अपनी उसी डार्क वॉइस में जवाब दिया, माँ ने बदले हैं। वह भारी जोड़ा चुभ रहा था तुम्हें, इसलिए। ये सुनकर तारा को चैन आया। उसने राहत की एक ठंडी सांस ली और अपनी नज़रें झुका लीं। इस वक्त वह काले और गुलाबी रंग की शॉर्ट नाइट ड्रेस में थी। हालांकि वह ड्रेस रिवीलिंग थी, पर उसके लंबे घने बाल उसके कंधों और कॉलर बोन को ढक रहे थे। रुद्र उसे एकटक देखते हुए कड़क अंदाज में बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। कल जो मैंने आज़ाद करने की बात कही थी, उसे भूल जाओ। माँ जान चुकी है कि मेरी शादी तुमसे हुई है। उनकी नज़र में तुम इस घर की बहू हो और मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ हर ऐशो आराम मिलेगा, बस तुम्हें चुप रहना है और मेरी पत्नी होने का नाटक करना है। कुछ महीनों बाद मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। उसने घड़ी देखी और आगे कहा, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं। बुखार है तुम्हें, इसलिए शावर मत लेना, स्पंज बाथ लेकर नीचे आओ। तारा घबरा कर बोली, पर करना बंद करो। रुद्र ने उसे टोकते हुए कहा।
तारा ने अपने हाथ एक दूसरे में भींच लिए और धीमी आवाज में कहा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी अलमारी की तरफ इशारा किया, वहां अनुष्का के कपड़े रखे हैं, पहन लो। तारा जैसे ही बिस्तर से उतरी, रुद्र की नजरें उस पर ठहर गईं। जो नाइट ड्रेस अनुष्का को घुटनों तक आती होगी, वह दुबली पतली तारा को घुटनों से नीचे तक आ रही थी। वह ड्रेस उसे बेहद गीली थी। रुद्र ने मन ही मन सोचा, अनुष्का की फिटेड ड्रेस भी इसे इतनी ढीली है तो बाकी कपड़े तो इसे और भी बड़े होंगे। रुको, रुद्र ने उसे टोका। वह उसके बगल से गुजरकर अलमारी की तरफ बढ़ा और अपनी एक काली हुडी और ट्राउजर निकालकर तारा के हाथों में थमा दिया। मेरी हुडी और ट्राउजर पहन लो, शाम तक तुम्हारे लिए नए कपड़े आ जाएंगे। तारा ने सर झुकाए वो कपड़े थाम लिए। वह बुद्ध बनी वहीं खड़ी रही जब तक रुद्र कमरे से बाहर नहीं निकल गया। रुद्र के जाते ही उसने एक लंबी सांस ली और स्पंज बाथ के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। किस्मत उसे उस इंसान के और करीब ला रही थी जिसकी परछाई से भी वह कभी डरती थी। तारा ने अपने कांपते और धीमे कदमों से रुद्र के उस आलीशान बाथरूम में कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बाथरूम नहीं बल्कि किसी राजा महाराजा का महल लग रहा था। चारों तरफ काले और सुनहरे संगमरमर मार्बल की चमक थी और छत से एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत झूमर लटक रहा था। वहां लगी हर चीज हाईटेक थी, जिसे छूने से भी तारा को डर लग रहा था। उसके जहन में रह रहकर रुद्र का वह चेहरा आ रहा था जो कभी आग की तरह बरसता था तो कभी अचानक शांत हो जाता था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि नीचे बैठा वह बड़ा शेखावत परिवार उसे कभी अपनाएगा भी या नहीं। कल जब वह बेहोश हुई थी तो उसने सबकी आंखों में अपने लिए हैरानी और गुस्सा देखा था। उसे लगा कि वह उन सब के लिए सिर्फ एक अनचाही घुसपैठिया है। तारा ने भारी मन से अपनी सिल्क की नाइट ड्रेस उतारी और एक साफ सफ़ेद तौलिए से खुद को स्पंज बाथ देने लगी। जैसे जैसे पानी उसके बदन को छू रहा था, उसकी सोच और भी गहरी होती गई। उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बचपन से ही भगवान ने उसे सिर्फ दुख दिए थे। उसे वह रात याद आई जब उसकी माँ तड़प तड़प कर मर गई थी और उसने भगवान के आगे अपना माथा रगड़ दिया था, पर उसकी माँ नहीं बची। फिर रंजीत और दामिनी कपूर के उस नर्क में उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता, बेरहमी से पीटा जाता, तब भी उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। आज भी उसे हल्का बुखार था, पर उसे इस तपिश की आदत थी। कपूर मैंशन में उसे इससे भी तेज बुखार आता था। वह बेहोश हो जाती थी, पर उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। कल ही वह 18 साल की हुई थी, वही दिन जो उसका जन्मदिन था और वही दिन जब उसकी शादी इस हैवान से हो गई। बात खत्म करने के बाद उसने रुद्र की दी हुई सफ़ेद हुडी और काला ट्राउज़र पहना। वह कपड़े उसके लिए इतने बड़े थे कि वह उनमें बिल्कुल खो गई थी। रुद्र एक विशाल और ताकतवर शरीर वाला मर्द था, जिसके सामने तारा मात्र एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसने हुडी की लंबी आस्तीनों को मोड़ा और ट्राउज़र को भी नीचे से फोल्ड किया। बुखार और नींद की वजह से उसके गाल और नाक की नोक गुलाबी हो रही थी, जिससे उस बेबी क्लॉथ अवतार में वह बेहद मासूम और क्यूटी लग रही थी। पर उसके घुटनों तक लंबे काले बाल इस वक्त बुरी तरह उलझे हुए थे। नीचे डाइनिंग टेबल पर पूरा शेखावत परिवार, कमला माँ, उमा माँ, सिद्धार्थ, जय, वीर और जोया नाश्ते की मेज पर सजे थे। सबकी नज़रें सीढ़ियों पर टिकी थीं। तभी रुद्र अकेला नीचे उतरा। जैसे ही वह अपनी मुख्य कुर्सी हेड चेयर पर बैठने लगा, कमला माँ ने टोक दिया, बहू कहाँ है रुद्र? तू उसे साथ क्यों नहीं लाया? क्या उसका बुखार नहीं उतरा? कमला माँ के स्वर में चिंता थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। माँ, वह ठीक है, बुखार उतर गया है, बस तैयार हो रही है, आती ही होगी। उमा माँ ने प्यार से डांटते हुए कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा, तुझे उसे साथ लेकर आना चाहिए था। वह बच्ची यहाँ किसी को नहीं जानती, ऊपर से कल जो कुछ हुआ वह सहमी हुई होगी। जा, उसे खुद लेकर आ। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी और उसे ये सब नाटक पसंद नहीं था, पर माँ की आज्ञा टालना उसके बस में नहीं था। वह बिना कुछ कहे कुर्सी से उठा और वापस ऊपर की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तारा पर पड़ी। पीछे से वह हुडी ट्राउज़र में कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। रुद्र का गुस्सा उसे देखते ही जैसे हवा हो गया। उसने देखा कि तारा किसी चीज़ को बड़े गौर से देख रही है। तारा ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और झटके से पलटी। सामने साक्षात यमराज जैसे खड़े रुद्र को देखकर वह सिहर गई। क्या देख रही हो? रुद्र की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। तारा हकलाते हुए बोली, वह मुझे कंघी चाहिए थी। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो इतनी देर से उसे घूर क्यों रही थी? माँ, मुझे डर लग रहा था कि आपकी चीज़ कैसे इस्तेमाल करूं, तारा ने नज़रें झुकाकर कहा। रुद्र का लहजा थोड़ा नर्म हुआ, तुम मेरी कंघी इस्तेमाल कर सकती हो। जल्दी तैयार हो जाओ, माँ नीचे इंतज़ार कर रही हैं। तारा ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी उलझे बालों को सुझाने लगी।
वह इतनी हड़बड़ी में थी कि बाल खींचने और टूटने के दर्द को भी नज़रअंदाज कर रही थी। रुद्र ने गौर किया कि उसके बाल टूट रहे हैं। उसे पता था कि वह उससे कितना खौफ खाती है। आराम से सुलझाओ, मैं बालकनी में एक कॉल कर रहा हूँ, तब तक खत्म करो, रुद्र ने कहा और बालकनी की तरफ मुड़ गया। वहां सोफे पर बैठकर वह अनजाने में तारा के ही बारे में सोचने लगा, जबकि अंदर तारा अपने लंबे रेशमी बालों को सलीके से संवारने में जुट गई। रुद्र 10 मिनट बाद कमरे में वापस लौटा। तारा ने तब तक अपने उलझे बालों को सलीके से सुलझा लिया था और सिर झुकाए एक कोने में खड़ी थी। रुद्र उसके सामने जाकर रुका, उसकी परछाई तारा को पूरी तरह ढके हुए थी। उसने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी, माँ को लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया है और मैं तुम्हें कल ही पहली बार मिला हूँ। इसलिए याद रखना, अगर माँ कोई भी सवाल करें तो तुम्हें यही कहना है कि तुम कल ही मुझसे पहली बार मिली हो। तारा ने बिना कुछ कहे खामोशी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, अब नीचे चलो, रुद्र ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। रुद्र रसूख के साथ आगे आगे चल रहा था और तारा उसके ठीक पीछे उसके साए की तरह चल रही थी। रुद्र का चौड़ा कद और कसरती बदन तारा के लिए एक ढाल जैसा बन गया था, जिसकी वजह से नीचे हॉल में बैठे लोगों को तारा नजर ही नहीं आ रही थी। जैसे ही वे डाइनिंग हॉल पहुंचे, कमला माँ ने उत्सुकता से पूछा, रुद्र, बहू नहीं आई क्या? रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की अनकही मुस्कान उभर आई। तारा ठीक उसके पीछे दुबक कर खड़ी थी, बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह जो नए लोगों को देखकर अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। रुद्र धीरे से एक तरफ हट गया और तारा अचानक सबके सामने आ गई। हुडी और ट्राउजर में लिपटी वह मासूमियत की मूरत लग रही थी। जैसे ही वह सबकी नज़रों के सामने आए, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उमा फौरन अपनी कुर्सी से उठी और ममता भरी मुस्कान के साथ तारा के पास आईं। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसे लगा शायद कोई उसे डांटेगा, पर उमा ने बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाया। बच्चा, चलो नाश्ता कर लो, कल बहुत तेज बुखार था तुम्हें, अब कैसा लग रहा है? उमा ने पूछा। तारा को इस तरह की फिक्र और ममता की आदत नहीं थी। उसने बस नज़रें झुकाकर धीरे से सिर हिला दिया। कमला माँ ने प्यार से तारा का हाथ थामा और उसे डाइनिंग टेबल तक ले आईं। रुद्र अपनी हेड चेयर पर बैठा था और उमा ने तारा को ठीक उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया। पूरा शेखावत खानदान इस वक्त सिर्फ तारा को देख रहा था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कमला माँ ने पूछा। तारा ने अपनी बेहद धीमी और कांपती आवाज में जवाब दिया, माँ, मेरा नाम तारा है। तभी जोया चहकते हुए बोली, भाभी, आपकी उम्र क्या है? आप तो बिल्कुल बच्ची जैसी दिखती हैं, मुझे लगता है हम सब में सबसे छोटी आप ही हैं। तारा ने झिझकते हुए कहा, कल ही 18 साल की हुई हूँ। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जोया की आंखें फटी की फटी रह गईं। 18 साल? ओ माय गॉड, भाभी, आप तो भाई से पूरे 11 साल छोटी हैं। रुद्र भाई 29 के हैं और मैं खुद 22 की हूँ। सबको हैरानी थी कि वह मासूम सी दिखने वाली लड़की कानूनी तौर पर अभी अभी बालिग हुई है। उमा ने माहौल को संभालते हुए कहा, अब बातें बंद करो, 12 बज रहे हैं। सब नाश्ता करो और इस बच्ची को ऐसे घूरना बंद करो। उन्होंने तारा की प्लेट में 2 गर्म रोटियां, पनीर की सब्जी, सूप और गाजर का हलवा परोस दिया। सब ने नाश्ता करना शुरू किया ताकि तारा थोड़ा सहज महसूस कर सके। रुद्र ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कमला माँ ने टोका, रुद्र, आज भी काम की पड़ी है। कम से कम आज तो घर पर रुकना चाहिए था। जैसे ही तारा ने सुना कि रुद्र ऑफिस जा रहा है, उसने झटके से अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। वह नहीं चाहती थी कि रुद्र उसे इन अजनबियों के बीच छोड़कर जाए। उसे डर था कि कहीं रुद्र के जाते ही सब बदल न जाए। रुद्र ने कमला माँ से कहा, जरूरी मीटिंग है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ उसकी खामोश नज़रों का मतलब समझ गया। वह अपना निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि बोल पड़ा, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी रुद्र। जब तक तू लौटेगा सारी रिपोर्ट्स तेरी मेज पर होंगी। अब मुझे चैन से खाने दे और ऐसे घूरना बंद कर, वरना मुझे लगेगा कि तूने ही मेरे खाने को नज़र लगा दी है। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और अपने असिस्टेंट विनय के साथ बाहर निकल गया। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों का लंबा काफिला मैंशन के गेट से बाहर निकला। हॉल में अब सिर्फ परिवार के लोग और तारा रह गए थे। तारा की नज़रें अभी भी उसी दरवाजे पर टिकी थी जहां से रुद्र ओझल हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एकमात्र सुरक्षा दीवार ढह गई हो। आगे क्या होगा? क्या शाम को आने वाली वह एक रिपोर्ट तारा के जिस्म पर लगे निशानों के पीछे छिपा वो खौफनाक सच बयां कर देगी, जिसे सुनकर पत्थर दिल रुद्र की रूह भी कांप उठेगी? वहीं दूसरी तरफ शहर के शोर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस पर खौफनाक मंजर था। समीर रायचंद अपने दोस्त रणवीर के सामने खड़ा था। रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। समीर ने उसे यकीन दिला दिया था कि तारा रास्ते में उसे चकमा देकर भाग गई, लेकिन यह आधा सच और आधा फरेब था। फ्लैशबैक। रुद्र के खौफ से भागने के बाद समीर समझ चुका था कि तारा अब उसके हाथ नहीं आने वाली।
ऊपर से रणवीर मंदिर में उसका इंतजार कर रहा था। समीर को पता था कि अगर वह खाली हाथ गया तो रणवीर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए समीर ने एक खौफनाक चाल चली। उसने अपनी कार के डैशबोर्ड से बंदूक निकाली और बिना पलक झपकाए एक गोली अपने ही पैर पर मार दी। वह दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे रणवीर को यह यकीन दिलाना था कि तारा ने उस पर हमला किया और बंदूक छीनकर भाग निकली। उसे पता था कि रणवीर एक बेहद अहंकारी और जिद्दी इंसान है। वह जिसे चाहता है, अगर वह न मिले तो उसे बर्बाद करने की हद तक जा सकता है। वर्तमान रणवीर इस वक्त किसी जख्मी तेंदुए की तरह कमरे में चक्कर काट रहा था। समीर की झूठी कहानी सुनकर उसका खून उबल रहा था। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने सोचा था कि उससे शादी करके उसे अपने काबू में कर लूंगा। मुझे लगा था कि शादी के फेरों के बाद वह भीगी बिल्ली बन जाएगी, लेकिन वह तो शेरनी निकली। रणवीर ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, दुबई के शेखों से मैंने उसकी डील पक्की कर ली थी। वो एक रात के लिए उस तारा के 50 करोड़ देने वाले थे, पर वो कमबख्त मंडप छोड़कर भाग गई। उसे मेरे पास वापस आना ही होगा। इस बार तो मैंने उसे सिर्फ एक इंसान को बेचा था, पर अगली बार अगर वो मेरे चंगुल में आए तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। उसे बीच बाजार में नीलाम करूंगा। पीछे खड़ा समीर अपनी पट्टी बंधे पैर के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने आगे बढ़कर रणवीर के कंधे पर हाथ रखा और मक्की आवाज में कहा, फिक्र मत कर भाई, मैं इस काम में तेरी पूरी मदद करूंगा। हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। समीर और रणवीर अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे, पर वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि तारा अब किसी साधारण इंसान के पास नहीं, बल्कि रुद्र शेखावत के साए में है। वे उसे नीलाम करने के सपने देख रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़की की परछाई को भी छूने की वे हिमाकत कर रहे हैं, उसका रक्षक वो माफिया किंग है जो उनकी एक गलत नज़र पड़ने पर ही उन्हें नरक के द्वार तक पहुंचा देगा। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। एक तरफ लालच और दरिंदगी थी, तो दूसरी तरफ रुद्र का वो खामोश और डार्क प्रोटेक्शन जो अब तक तारा के लिए अनजाना था। दिलफायर शेखावत मैंशन का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। रुद्र अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और सिद्धार्थ, जय और वीर भी अपने अपने कामों पर जा चुके थे। घर में अब सिर्फ कमला माँ, उमा माँ, जोया और तारा ही रह गए थे। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा छाया हुआ था, और यह सन्नाटा तारा के लिए किसी भारी बोझ जैसा था। तारा अपनी प्लेट में रखी रोटी को किसी मासूम खरगोश की तरह कुतर कुतर कर खा रही थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसका पेट भर चुका है, लेकिन डर के मारे वह जबरदस्ती हर निवाला निगलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना सारा खाना एक साथ देखा ही नहीं था। कपूर मैंशन में तो उसे एक रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। उमामा ने तारा की नम आंखों को देख लिया। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा क्या तुम्हारा मन नहीं है खाने का? तारा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं माँ, बस आदत नहीं है। कमला माँ थोड़ी परेशान हो गईं और बोली, बच्चा तुमने तो अभी सिर्फ एक रोटी खाई है, इतने से कैसे काम चलेगा? चलो, अगर रोटी नहीं खानी तो ये गाजर का हलवा ही चख लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। तारा ने कांपते हाथों से हलवे की कटोरी उठाई। वह नहीं चाहती थी कि इन लोगों को बुरा लगे, इसलिए उसने चुपचाप हलवा खत्म कर दिया। नाश्ता खत्म होते ही जोया ने चुलबुलेपन से तारा का हाथ पकड़ा और उसे हॉल की तरफ ले गई। हॉल के नर्म सोफे पर बैठते ही जोया ने सवालों की झड़ी लगा दी, भाभी सच सच बताए आपको खाने में क्या पसंद है? चॉकलेट, पिज़्ज़ा या फिर देसी खाना? तारा भाभी शब्द सुनकर थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, मुझे सब पसंद है। तभी कमला माँ और उमा माँ भी वहाँ आ गईं। कमला माँ ने तारा के पास बैठकर कहा, बेटा मुझे पता है तुम्हारे पास यहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैंने शाम को मॉल से पूरी टीम को बुलाया है। वे नए नए डिज़ाइंस लेकर आएंगे, तुम उनमें से जो चाहो पसंद कर लेना। उमा माँ ने देखा कि तारा की आंखें नींद और थकान से भारी लग रही हैं। उन्होंने कहा, जोया इसे ऊपर कमरे में ले जा, बच्ची को अभी भी हल्का बुखार है, इसे आराम करने दे। शाम को जब रुद्र आएगा तब तक इसे फ्रेश महसूस होना चाहिए। जोया ने तारा को कमरे में छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप आराम कीजिए, हम बाद में ढेर सारी बातें करेंगे। जोया के जाते ही तारा उस बड़े से कमरे में बिल्कुल अकेली रह गई। उसने बिस्तर बेड की तरफ देखा। रात वाली सारी मोमबत्तियां और फूल हटा दिए गए थे, पर वे काले और लाल गुलाबों की लड़ियां अब भी वहीं थीं। न जाने क्यों उस बिस्तर को देखकर तारा को डर लग रहा था। उसे रुद्र की वे सारी कड़वी बातें याद आ रही थीं जो उसने रात को कही थीं। उसे वह बिस्तर किसी कांटों की सेज जैसा लगने लगा, इसलिए वह बिस्तर पर जाने के बजाय वहां रखे एक बड़े और आरामदायक सोफे काउच पर लेट गई। धीरे धीरे थकान और दवाई के असर से उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह उसी सोफे पर एक मासूम बच्ची की तरह सिमटकर सो गई। शाम के 5 बज चुके थे और शेखावत मैंशन का विशाल हॉल किसी फिल्म के सेट जैसा जगमगा रहा था। शहर के सबसे महंगे मॉल से पूरी टीम दर्जनों रैक लेकर आ चुकी थी, जिन पर हजारों डिजाइनर कपड़े लटके थे।
कमला माँ और जोया सोफे पर बैठकर बड़े उत्साह से देख रही थीं। तभी जोया सीढ़ियों से तारा को लेकर नीचे आए। तारा अब भी रुद्र की वही बड़ी सी हुडी और ट्राउज़र पहने हुए थी। हुडी इतनी बड़ी थी कि तारा का नन्हा सा चेहरा उसमें मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हॉल में आते ही मॉल के स्टाफ का हेड, जो खुद को फैशन का भगवान समझता था, हाथ जोड़कर आगे आया। उसने अपनी चमकती आंखों से तारा को ऊपर से नीचे तक देखा और आत्मविश्वास के साथ बोला, मैम फिक्र मत कीजिए, हम इनके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन लेडीज़ कलेक्शन से ड्रेसेस लाए हैं। ये कुर्तियाँ और गाउन्स इन पर खूब जचेंगे। स्टाफ ने सबसे पहले एक एक्सएस एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की खूबसूरत डिज़ाइनर कुर्ती निकाली। तारा ने संकोच के साथ उसे पहनकर देखा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, जोया की हंसी छूट गई। जोया हंसते हुए, अरे भाई, ये ड्रेस है या तंबू? इसमें तो हमारी भाभी पूरी की पूरी गायब हो गई हैं। कुर्ती तारा को घुटनों से भी नीचे आ रही थी और कंधे ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी छोटे बच्चे ने अपने पिता का कोट पहन लिया हो। स्टाफ थोड़ा सकपका गया। उसने तुरंत एक बहुत ही महंगी शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस निकाली, पर जैसे ही तारा ने उसे पहना, वह ड्रेस भी इतनी लंबी और ढीली थी कि ऐसा लग रहा था मानो तारा ने कोई लंबा गाउन पहन लिया हो। उसी पल मैंशन का भारी दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने हॉल का नज़ारा देखा, चारों तरफ कपड़ों का ढेर और उन कपड़ों के बीच फंसी हुई छोटी सी तारा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। मॉल के हेड ने अपना माथा पीटा और कमला माँ से बोला, मैम आई एम सो सॉरी, पर मुझे लगता है कि हम गलत सेक्शन का सामान ले आए हैं। मैडम, पर तो लेडीज सेक्शन की सबसे छोटी साइज़ भी ऐसे लग रही है जैसे हाथी पर चींटी का चश्मा। वह थोड़ा और करीब आया और तारा की नन्ही कदकाठी देखकर बुदबुदाया, मैम सच कहूँ तो इन्हें लेडीज सेक्शन में नहीं बल्कि चिल्ड्रन सेक्शन किड्स वेयर में ले जाना होगा। 14-15 साल वाले बच्चों के कपड़े इन्हें परफेक्ट फिट आएंगे। लेडीज सेक्शन की कोई भी चीज़ इन्हें फिट आना मुमकिन नहीं है। ये सुनते ही जोया सोफे पर लोटपोट हो गई। रुद्र भाई, सुना आपने? आपकी बीवी के लिए अब हमें किड्स कॉर्नर जाना पड़ेगा। हमारी भाभी तो सच में बेबी निकली। तारा वहीं खड़ी खड़ी अपनी हुडी के बाजू मोड़ रही थी। शर्म और हल्की घबराहट की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। कहाँ वह इस घर की बहू बनकर आई थी और यहाँ उसे बच्चा साबित किया जा रहा था। रुद्र, जो हमेशा पत्थर जैसा सख्त रहता था, उसने तारा की तरफ देखा। उसकी नज़रें उस मासूम चेहरे पर टिकी थीं जो ज़मीन की तरफ झुका हुआ था। रुद्र के चेहरे पर एक पल के लिए बहुत ही हल्की सी शिकन आई। शायद वह अपनी हंसी रोक रहा था या फिर उसे तारा की इस मासूमियत पर हैरानी हो रही थी। रुद्र अपनी भारी आवाज़ में, हंसना बंद करो जोया, और आप जो भी कपड़े हों बस इनके साइज़ के मंगवाए, मुझे कोई तमाशा पसंद नहीं है। रुद्र की कड़क आवाज़ सुनते ही स्टाफ के पसीने छूट गए। वह तुरंत फ़ोन पर चिल्लाने लगा, हेलो, जल्दी किड्स वेयर से बेस्ट ड्रेसेस भेजो, 15 साल वाली साइज़, जल्दी। दिल। रुद्र भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर निकल गया, पर उसकी उस गहरी और ठंडी नज़रों का असर अब भी हॉल में मौजूद था। तारा वहीं खड़ी अपनी पलकें झुकाए ज़मीन को ताक रही थी, जैसे वहां कोई नक्शा बना हो। उसका चेहरा अभी भी शर्म और बुखर से गुलाबी था। तभी मॉल का स्टाफ हरकत में आया। कुछ ही देर में किड्स सेक्शन की बेहतरीन ड्रेसेस के रैक लग गए। जोया और कमला माँ ने मोर्चा संभाला और एक एक करके कपड़े चुनने लगीं। अगले 1 घंटे तक शेखावत मैंशन के हॉल में कपड़ों की प्रदर्शनी लगी रही। जोया बड़े चाव से तारा पर कपड़े रख रख कर देख रही थी। भाभी, ये फ्रॉक आप पर बहुत प्यारी लगेगी। या माँ, देखिए ये पिंक वाला सेट तारा पर कितना खिलेगा। अंत में कमला माँ और जोया की मदद से तारा के लिए ढेर सारे प्यारे और कंफर्टेबल कपड़े फाइनल हो गए। इसी बीच घर का बड़ा दरवाज़ा फिर से खुला और सिद्धार्थ, जय और वीर अंदर दाखिल हुए। वैसे तो तीनों थके हुए थे, पर सिद्धार्थ के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें कोई रिपोर्ट थी। जय और वीर तो हॉल में चल रही कपड़ों की शॉपिंग देख थोड़ा मुस्कुराए, पर सिद्धार्थ का ध्यान कहीं और था। वह बिना किसी से बात किए सीधा रुद्र की लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। ऊपर कमरे में रुद्र फ्रेश हो चुका था और अपने ब्लैक सिल्क गाउन में अपने असिस्टेंट विनय से बिजनेस की कुछ ज़रूरी बातें कर रहा था। वह डॉनन बात करते हुए रुद्र के प्राइवेट लाइब्रेरी की तरफ बढ़ चुके थे। मैंशन के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में फ्रेश होने चले गए थे क्योंकि रात के खाने डिनर का वक्त करीब था। जोया बड़े प्यार से तारा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर अपने कमरे में ले गई। जोया को तारा में एक ऐसी छोटी बहन और सहेली दिख रही थी जिसे वह हमेशा से चाहती थी। तारा की मासूमियत और उसका भोलापन जोया का दिल जीत चुका था। कमरे में पहुंचकर जोया ने चहकते हुए कहा, भाभी, अब से मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूं। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, बस मुझे बता देना, ठीक है? तारा ने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं और जोया को देखा। वह जवाब देना चाहती थी, पर डर और घबराहट उसके गले में अटक गए। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और बहुत दबी हुई आवाज़ में कहा, जी, शुक्रिया।
जोया ने महसूस किया कि तारा अब भी डरी हुई है। उसने सोचा, कितनी भोली है ये, जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया। जोया लगातार उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी ताकि तारा का डर खुले, पर तारा हर सवाल का जवाब बस एक या दो शब्दों में ही दे रही थी। दूसरी तरफ लाइब्रेरी का दरवाज़ा धीरे से खुला और सिद्धार्थ अंदर आया। रुद्र ने विनय को जाने का इशारा किया और सिद्धार्थ की तरफ मुड़ा। क्या बात है सिद्धार्थ, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रुद्र की आवाज़ में हमेशा वाली सख्ती थी। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे वो रिपोर्ट की फाइल रुद्र की टेबल पर रख दी। रुद्र, तारा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, और जो इसमें लिखा है वो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा गंभीर है। रुद्र ने जैसे ही फाइल खोली, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। अगले एपिसोड में उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने सिद्धार्थ जैसे शांत इंसान को भी परेशान कर दिया? क्या रुद्र उस सच को जानकर तारा के प्रति और सख्त हो जाएगा या उसका दिल पिघलेगा? आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगला एपिसोड में बेहद जल्द लेकर आऊंगी। अगर कोई एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और हाइप देना प्लीज़ मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, और लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। मैं 7 बजे PM को आज यह एपिसोड अपलोड किया था, बट वह थोड़ा बीच से कट गया था। मैं अभी एपिसोड को पूरा अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ हाइप देना मत भूलिएगा, और प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर मेरा किसी बात से भी आपको बुरा लगे। आई एम सॉरी। मैं 2 दिन बाद अगला एपिसोड अपलोड करूँगी। मैं बाकी की स्टोरी इस वजह से अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी स्टोरी के मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से मैं इसी स्टोरी में लगी हुई रहती हूँ। द 1 फरवरी से एक और स्टोरी जो मेरी पुरानी स्टोरी है यूसफर से लिखकर अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और मैं आपसे दिल से विनती करनी चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के 70% 80% लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं वह सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहद प्यारे और ब्यूटीफुल कमेंट करते हैं, और जो मेरे लिए परेशान भी रहते हैं। आप लोगों का बेहद ज़्यादा शुक्रिया मेरी इतनी केयर करने के लिए। गुड नाइट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट।